नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। तो इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। देखो क्या होता है ड्रेनेज सिस्टम, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र की सभी नदियाँ और उनकी जो सहायक नदियाँ होती हैं या सहायक ट्रिब्यूटरीज, धाराएं आप बोलते हैं, तो उनके एक साथ संयुक्त निकास का जो स्वरूप होता है उसे अफवाह तंत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक जल की धारा आ रही, एक यहाँ से जल की धारा आ रही है, कोई छोटी छोटी नदियाँ हैं और ये मिल करके क्या करेंगे, किसी एक बड़ी नदी में मिल जा रही। जैसे आप मान लीजिए कि ये क्या है, हमारी गंगा नदी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी नदियाँ, ये छोटे छोटे नाले भी हो सकते हैं कि सब मिल करके क्या कर रहे हैं, एक बड़ी नदी में मिल करके, एक बड़ी नदी में मिल करके संयुक्त रूप से बह रहे हैं, ठीक है। संयुक्त रूप से इनका क्या हो रहा है, निकास हो रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, अफवाह तंत्र बोलते हैं। तो इसको बिल्कुल आसान सी भाषा में समझ लेते हैं कि किसी क्षेत्र की सभी नदियों, उनकी सहायक धाराओं के संयुक्त निकास का स्वरूप अफवाह तंत्र कहलाता है। या फिर इंग्लिश में अगर हम कहें, द ड्रेनेज सिस्टम रिफर्स टू द पैटर्न फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक्स इन अ पर्टिकुलर ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अफवाह तंत्र आप समझ गए होंगे, जैसे कि आपने देखा है गंगा नदी का क्या होता है, गंगा नदी अफवाह तंत्र होता है, सिंधु नदी अफवाह तंत्र होता है, या गोदावरी नदी का क्या होता है, गोदावरी अफवाह तंत्र हम बोलते हैं। तो इनको ये मेन नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ, धाराएँ मिलती हैं और मिलकर के एक साथ बहती हैं, ठीक है। तो ये जो मुख्य रूप होता है, इसका संयुक्त निकास होता है, इसी को हम बोलते हैं अफवाह तंत्र, ठीक है। ये था हमारे चैप्टर का नाम, इसका मीनिंग। आगे बढ़ते हैं। आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले व वाहिकाएं देखी होगी। अब यहाँ पे जो ये वर्ड आया है वाहिकाएं, इस वाहिकाओं का मतलब क्या होता है? देखो वाहिकाएं का मतलब होता है कि जैसे कोई नाली है, वो रास्ता जिससे भी कोई क्या चीज़ है बह के निकलती। जैसे मान लीजिए कोई भी रास्ता है, वहाँ पे क्या एक नाली सी बन रखी है, एक छोटा सा ये जगह बन रखी है जहाँ से क्या है, पतली सी एक नाली टाइप की बनी हुई है, कुछ रास्ता बना है जहाँ से भी क्या है, कोई भी जो पानी बहती हुई चीज़ क्या यहाँ से बह के जा रही है, तो उसी को बोलते हैं वाहिकाएँ, ठीक है। ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कोई नदी का रूप भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब वही होता है कि ऐसी नलिकाएं या कोई भी एक ऐसा मार्ग होता है या माध्यम होता है जिनसे कोई भी जो लिक्विड चीज़ होती है या तरल चीज़ या द्रव्य कह सकते हैं आप, या कोई भी अन्य वस्तु जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती हैं, उन्हीं को हम वाहिकाएं कहते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी नालियाँ, आपने छोटे छोटे रास्ते ऐसे देखा ही होगा जहाँ से वो पानी बह के जा रहा होता है ना, उसी को बोलते हैं वाहिकाएं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले व वाहिकाएं देखी होंगी जो अतिरिक्त जल बहाकर ले जाती हैं। अब क्या होता है, जैसे बारिश हो रही है, तो बारिश होने पर क्या होता है कि वो एक तरह से वो एक्स्ट्रा पानी ही तो होता है, तो क्या होता है, वो नदी नालों के माध्यम से, छोटी छोटी वाहिकाओं के माध्यम से क्या होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो वो क्या करती हैं, वो अतिरिक्त जल को, यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको बहा करके ये ले जाती हैं, ठीक है। अगर ये वाहिकाएं ना होती, वाहिकाएं मतलब आप समझ जाइए, वाहिकाएं का मतलब यही है कि वो रास्ता जहाँ से भी वो पानी बह के जा रहा है, चाहे वो नदी हो, नाला हो, कोई छोटी से छोटी नहर भी हो सकती है, तो उन सबको हम वाहिकाएं ही कहेंगे, ठीक है। तो अगर ये वाहिकाएं ना होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती, क्योंकि पानी नहीं निकल पाता। अगर ये रास्ता ना होता ऐसे इनके जाने के लिए, तो क्या होता, पानी आसपास भर जाता। जहाँ ये वाहिकाएं अवरुद्ध या अस्पष्ट है, वहाँ बाढ़ का आना एक सामान्य परिघटना है। आप देखते हो ना कहीं कहीं पे क्या होता है, एकदम से बाढ़ आ जाती है। तो क्यों आ जाती है वो बाढ़, क्योंकि वहाँ से पानी को निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिल पाता। अगर ये रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, जैसे आप देखते हैं कई बार, मान लीजिए कोई नहर का, कोई नदी का रास्ता था और रास्ते में क्या कर दिया गया, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चला दिया, तो क्या होगा, वहाँ पे कुछ बना दिया आपने, तो वो नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब अवरुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा, वो पानी इकट्ठा होने लगेगा, फिर वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगा, क्योंकि उस नदी को निकलने का रास्ता नहीं मिला। तो इसी वजह से क्या होता है कि बाढ़ का आना एक सामान्य परिघटना है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं, यानी कि जो एक फिक्स्ड एक एरिया होता है, वो माध्यम होता है जहाँ से वो पानी बह रहा होता है, तो इस प्रकार के जल प्रवाह को हम अफवाह कहते हैं। अफवाह मतलब ड्रेनेज, ठीक है। इन वाहिकाओं के जल को अफवाह तंत्र कहते हैं। अब जब ये बहुत सारी वाहिकाओं का जाल आ जाता है, यहाँ से आप देखते हो नदियाँ इतनी सारी होती हैं, यहाँ से कोई नदी बह रही है, यहाँ से अलग एक नदी बह रही है, यहाँ से अलग नदी बह रही है, तो ऐसे ही इनका जो एक फिक्स्ड एरिया होता है ना, तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जो ये जल प्रवाह हो रहा होता है, इनको हम अफवाह कहते हैं। अफवाह मतलब ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, ड्रेनेज कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को हम
अफवाह तंत्र कहते हैं। जब ऐसे बहुत सारे वाहिकाओं के जाल मिल जाते हैं, अलग अलग बहुत सारे क्या मिल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ही वाहिकाएं मिल जाती है, तो इनके पूरे नेटवर्क को हम एक साथ अफवाह तंत्र कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। किसी क्षेत्र का अफवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और साथ ही बहाव की अवधि का परिणाम है। अब इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, अब देखो जैसे हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र का जो अफवाह तंत्र होता है, यानी कि जिस भी आप देखते हो कहीं से भी जो पानी आ रहा है, तो वो पानी जो है या वो नदी जो है वो कहाँ से निकलेगी, कहाँ पे उसको मतलब कहाँ पे वो मिलेगी, कहाँ किस दिशा में बहेगी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है उस जगह की भूवैज्ञानिक समयावधि में, चट्टानों की प्रकृति पे, उसकी संरचना पे, वहाँ पे किस प्रकार की स्थलाकृति है, ढाल कैसा है और बहते जल की मात्रा कितनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, उसका परिणाम होती है किसी भी अफवाह तंत्र का। आप देखो अगर हम बात करते हैं कि इसकी भूवैज्ञानिक समयावधि की बात करते हैं या हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हम जिस एरिया से होके वो नदी बह रही है तो वहाँ की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस तरह का है। आप जैसे मान लीजिए क्या है कि वहाँ की जो चट्टान है वो कैसी है, बिल्कुल सॉफ्ट है। कैसी है? सॉफ्ट है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो पानी होता है वो आसानी से अपना रास्ता बना लेगा। ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट है वहाँ की चट्टान, तो क्या करेगा, उसको काट के जो भी अपना रास्ता बना लेगा। लेकिन जहाँ पे कैसी होगी, जहाँ पे चट्टान कैसी होगी, हार्ड होगी, कठोर होगी, तो क्या होता है ऐसे में पानी को या तो अपना रास्ता बदलना पड़ता है या वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बहता है, क्योंकि क्या है उसको सीधा एक रास्ता नहीं मिल पाता, वहाँ पे चट्टान कैसी है, हार्ड है। तो इस वजह से क्या होता है कई बार पानी अपना क्या करता है, रास्ता बदल लेता है, वो टेढ़ा मेढ़ा बहता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं स्थलाकृति की, तो स्थलाकृति की अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई ज़मीन है वो कैसी है, वो ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, तो इससे भी पानी का रास्ता तय होता है। ठीक है, और हमेशा आपने देखा होगा जो पानी होता है ना वो ऊंचाई से ही नीचाई की ओर बहता है, तो मतलब जहाँ पे भी ढाल दिखेगी उसको, ठीक है, ढाल भी देखो, अगर ढाल जैसे जहाँ पे क्या है, ढाल जिस तरफ होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऊंचा है, ढाल इधर की तरफ है तो पानी इधर की तरफ ही बहेगा, ढाल इधर की तरफ है तो पानी उधर की तरफ ही बहेगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि ढाल कैसा है। अगर ढाल बहुत तेज होगा तो पानी उतनी तेजी से बहेगा, पानी कम मतलब ढाल कम होगी, स्लोप कम होगा तो पानी कैसे बहेगा, वो बहुत धीरे धीरे बहेगा। नहीं तो कहीं पर क्या होता है, ढाल बिल्कुल ज़्यादा है ही नहीं तो वो उस तालाब के जैसे देखते हो ना, कहीं पे वो पानी एकदम इकट्ठा हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको स्लोप नहीं मिल पाता है पानी को बहने के लिए। ठीक है, फिर साथ ही हम देखते हैं बहते जल की मात्रा। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि देखो क्या होता है कि कहीं कहीं पे क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे नदियाँ जो होंगी वो ज़्यादा बड़ी होंगी, चौड़ी होंगी, उसमें पानी भी ज़्यादा होगा। और जहाँ पे मतलब बारिश बहुत कम होती है तो वैसे इलाकों में क्या होगा, नदियाँ कैसी होंगी, या तो छोटी छोटी होंगी और ऊपर से मौसमी होंगी। जब बारिश होगी केवल तभी उसमें पानी रहेगा, नहीं तो वो नदी सूख जाएगी। आपने ऐसी बहुत सी नदियाँ देखी होंगी कि जब बारिश होती है उस समय तो उनमें जल होता है, लेकिन जब बारिश नहीं होती तो वो जल बिल्कुल सूख जाता है। तो वो कैसी होती है, मौसमी वाली नदियाँ होती हैं, है ना। तो पहली बहते जल की मात्रा उस पर डिपेंड करता है कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो नदियों में पानी का स्तर होगा वो भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा बहाव होगा, चौड़ी होगी नदियाँ। लेकिन जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती ही नहीं होगी तो क्या होगा, उसमें बारिश का पानी जब बारिश होगी तभी उसमें पानी आएगा, नहीं तो वो सूखी रहती है। ठीक है, फिर कुछ बहाव की अवधि का भी मतलब, बहाव की अवधि का मतलब क्या हुआ कि कुछ नदियाँ जो होती हैं वो पूरे साल भर बहती हैं। कैसी बहती है? साल भर बहती हैं। जैसे हमारी गंगा नदी है, क्योंकि उसको लगातार पानी मिलता रहता है। नदी कहाँ से निकलती है? हमारे हिमालय से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। तो वही जब ग्लेशियर मेल्ट होता रहता है धीरे धीरे वहीं से नदियाँ मिलती हैं और आगे चल के उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी मिलती हैं। और ये क्या होता है, ये हमेशा इसको पानी मिलता रहता है ना पूरे वर्ष भर, तो इस वजह से क्या होती है, साल भर साल भर की बहती रहती है। लेकिन कुछ नदियाँ जो होती हैं जो केवल बारिश के समय बहती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि जो हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान में हमारी कौन सी नदी, एक लूनी नदी है जो कि क्या है, वो केवल जब बारिश होती तभी बहती है। ठीक है, तो मतलब किसी भी जगह का जो अपवाह तंत्र होता है, उसका ड्रेनेज सिस्टम जो होता है ना, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की जो ज़मीन कैसी है, वहाँ का जो स्थलाकृति कैसी है, ढाल कैसा है, वहाँ पे पानी कितना है और कितने समय तक बहता है। तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। आगे बात आती है कि क्या आपके शहर या गाँव के आसपास कोई नदी है?
तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या आपके शहर में जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे क्या कोई भी नदी है। क्या आप कभी नौकायान करने यानी कि बोटिंग करने या नहाने के लिए गए हैं नदी में। क्या यह नदी बारहमासी है, मतलब कि पूरे वर्ष भर बहती है, या फिर अल्पकालिक है। अल्पकालिक मतलब केवल बारिश के समय पे ही पानी उसमें रहता है, अन्यथा वो सूख जाती है। क्या आप जानते हैं कि नदी जो होती है सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है। आपने देखा होगा कि जो नदी होती है, कोई नदी जो है हमेशा बस इसी डायरेक्शन में बहती है, हमेशा इस डायरेक्शन में बहती है, या कोई नदी आपने देखी होगी जो इसी डायरेक्शन में बहती है, या फिर कोई नदी आपने देखी होगी जो ऊपर से नीचे की तरफ ही बहती है। कुछ नदियाँ आपने ऐसे देखी होंगी तो नीचे से ऊपर की तरफ, हमेशा वो अपना जिस दिशा में वो बह रही होती है हमेशा से वो एक ही दिशा में बहती है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके आगे आपको बताया जा रहा है कि आपने भूगोल की अन्य दो पाठ्य पुस्तकों में ढालों के बारे में पढ़ा होगा। मतलब यहाँ पे आपको एक तरह से हिंट दी जा रही है कि आपने ढाल के बारे में, स्लोप के बारे में पढ़ा होगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जिस तरफ स्लोप होता है पानी उसी दिशा में बहता है। तो यही कारण है कि जिस दिशा में ढाल होती है, जहाँ पे भी ढाल जिस तरफ झुकाव होता है उसी तरफ नदियाँ बहती हैं। तो क्या आप जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने का कारण बता सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो डिपेंड करता है ढाल पे, ठीक है। दूसरी चीज़ आगे आता है कि उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्व की ओर क्यों बहती हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है, तो वहाँ से जो नदियाँ बहती हैं तो वो, और जो दक्षिण में पश्चिमी घाट से जो निकलने वाली नदियाँ होती हैं तो वो नदियाँ पूर्व की ओर क्यों बहती हैं। वह बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्यों करती हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि जो ऊपर से निकलने वाली नदियाँ हैं वो, और जो यहाँ पश्चिम से निकल रही है जो नदियाँ, वो सब की सब क्या है, पूर्व की ओर क्यों बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्यों करती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ढाल डिपेंड करता है, स्लोप डिपेंड करता है, ठीक है। और इसी दिशा में क्या होता है, जिस तरफ ढाल ज़्यादा तेज होगा उस तरफ नदी का झुकाव हो जाता है। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे कि हम जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जल ग्रहण मतलब कैचमेंट एरिया कहते हैं, ठीक है। ये जो बोला ना यहाँ पे जल ग्रहण कैचमेंट एरिया, ये क्या होता है। देखो, जिस भी इलाके से जो पानी होता है ना वो इकट्ठा होकर जब किसी भी नदी में या नाले में जाता है तो उसी एरिया को बोलता है। मतलब जहाँ से भी, जैसे मान लीजिए कोई ये एरिया है, यहाँ से क्या अलग अलग जगह से क्या ये पानी आ रहा है, तो ये पानी आकर के क्या कर रहा है, किसी एक बड़ी नदी में आकर के गिर जा रहा है, उससे मिल जा रहा है, ठीक है ना। किसी बड़े नदी में, किसी नाले में मिल जा रहा है, तो यही वो जो क्षेत्र होगा उसी को क्या बोलते हैं, हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं, एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं, ठीक है। वही ड्रेनेज बेसिन कहेंगे कि जिस भी दिशा से, मतलब जिसमें भी क्या होता है, कोई नदी है, एक मुख्य नदी में क्या होता है, उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जब वो मिल करके किसी क्षेत्र से अपवाह हो रही होती है उसी को क्या बोलते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। आप देखो यहाँ पे जो ये वर्ड आया ना, जल विभाजक या जल संभर, तो इसको थोड़ा हम मैप से समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए कि कोई नदी जो है यहाँ से बह रही थी और कोई नदी का यहाँ से बह रही थी, तो उनके बीच में हो सकता है कोई पहाड़ हो, कोई ऊंचा उठावा भाग हो जो इन दोनों नदियों को क्या करता है, एक दूसरे से अलग करता है। तो इसी वाले एरिया को, इस एरिया को आप क्या कहेंगे, इसी एरिया को आप क्या बोलेंगे, कैचमेंट, वेट, हाँ, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जैसे यहाँ से कोई नदी बह रही है, यहाँ से कोई नदी बह रही है, इनके बीच में कोई भी ऊंचा उठा हुआ भाग है जो इन दो नदियों को, इन दोनों नदी द्रोणियों को अलग करता है, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम जल संभर भी बोलते हैं, जल संभर, या फिर मैं कलर चेंज कर देती हूँ, जल संभर यानी कि वाटरशेड बोलते हैं इसको, ठीक है। या फिर इसके लिए आपको एक और नाम दिया गया है यहाँ पे, जल विभाजक या फिर जल संभर, इसी को हम क्या बोलते हैं, जल संभर या जल विभाजक, ठीक है। यानी कि ये दो नदियाँ थी, मान लीजिए बह रही थी, इसके बीच में जो कोई एरिया था जो इन दो नदियों को अलग कर रहा है, तो इसी को हम वाटर डिवाइड भी कहते हैं, जल विभाजक, ठीक है, वाटर डिवाइड कहते हैं। तो वही वो मध्य का भाग जो किसी दो नदी द्रोणियों को अलग करता है उसी को बोलते हैं। आप जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अमरकंटक की पहाड़ियाँ, जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं ना वो नर्मदा
और जो हमारी सोन नदी है, ठीक है, तो उनके बीच में क्या आती है, हमारी अमरकंटक की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। तो यही अमरकंटक की पहाड़ियों को हम क्या कह देंगे, वाटर डिवाइड, यानी कि ये इन दोनों नदियों को क्या करता है, विभाजित करता है। तो उसी को बोलते हैं जल विभाजक या फिर वाटरशेड भी बोलते हैं, ठीक है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों के नालों द्वारा वाहित जल क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। यानी कि जब क्या होगा, किसी बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र होगा, ठीक है, यानी कि जब क्या होगा, किसी बड़ी नदी का जल ग्रहण होगा, तो उस बड़ी नदी में जब जल ग्रहण होगा, किसी कोई मान लीजिए कोई बहुत बड़ी नदी है, उसमें क्या है, उसमें आकर के जल ग्रहण हो रहा है अलग अलग जगह से, उसमें जब जल ग्रहण होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे नदी द्रोणी। जबकि छोटी नदियों के व नालों के द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं जल संभर। अब ये बड़ी नदी बह के जा रही है, जो जिस भी क्षेत्र से बह के जाएगी उसको बोलेंगे नदी द्रोणी, है ना, मतलब इसको क्या बोलेंगे, नदी द्रोणी बोलेंगे इसको। लेकिन जब किसी कोई बहुत छोटी सी नदी है, ठीक है, जब किसी छोटी नदी के द्वारा क्या हो रहा है, किसी छोटी नदी हो सकती है, नाला हो सकता है, जब उसके द्वारा पानी को ले जाया जा रहा होता है तो उस अपवाहित क्षेत्र को बोलते हैं जल संभर। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा समझाती हूँ कि जब बड़ी नदियों के द्वारा क्या हो रहा है, जल को ले जाया जा रहा है, जब किसी बड़ी नदी के द्वारा, तो उसको बोलेंगे नदी द्रोणी। क्या बोलेंगे? नदी द्रोणी। क्या बोलेंगे? नदी द्रोणी। लेकिन जब किसी छोटी नदी के द्वारा क्या हो रहा है, जल को ले जाया जा रहा है, अपवाहित किया जा रहा है, तो उस अपवाहित क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जल संभर। ठीक है, जो नदी द्रोणी होती है इसका आकार बड़ा होता है, जबकि जल संभर का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचायक हैं। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम व वृहद नियोजन इकाइयों व क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। अब इसका अर्थ क्या है उसको समझ लेते हैं। नदी द्रोणी मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी बड़ी नदी के द्वारा पानी का बहाव होता है, मतलब पानी जब जा रहा होता है किसी बड़ी नदी के माध्यम से, उसको बोलते हैं नदी द्रोणी, उसका आकार भी बड़ा होता है। और जल संभर क्या हो गया, जब कोई छोटी छोटी नदियाँ, जैसे कि देखो ये छोटी छोटी नदी है, जैसे मान लो ये छोटी नदी है, ठीक है, यहाँ पे बेतवा नदी दिख रही है, ये छोटी छोटी जब नदियाँ क्या हैं, जब ये मिल रही है, जैसे ये लूनी नदी है मान लीजिए, ठीक है, तो ये छोटी छोटी नदी है, तो इसके जल ग्रहण क्षेत्र को जहाँ से ये अफवाह हो रहा है उसको क्या बोल देंगे हम, उसको बोल देंगे जल संभर। ठीक है, लेकिन जैसे ये बड़ी नदी है, ये हमारी गंगा नदी जा रही है, ये बड़ी नदी जा रही है ना, कैसे बह के जा रही है, तो ये क्या, ये लंबा है, मतलब कहने का मतलब ये बड़ी नदी है ना, कि बड़ी नदी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नदी द्रोणी, है ना। जैसे कि हमारी एक सिंधु नदी है, क्या है, बहुत लंबी है, इसमें बहुत सारी आगे नदियाँ इसमें मिलती हैं, और ये मुख्य क्या है, मुख्य सिंधु नदी है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिंधु नदी द्रोणी बोलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, फिर यहाँ पे आगे क्या बोला है कि जो नदी द्रोणी और जल संभर जो होते हैं एकता के परिचायक हैं, इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसका मतलब समझते हैं कि ये एकता के परिचायक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये हमारी गंगा नदी है, ठीक है, मान लीजिए कि ये देखो, ये हाँ ये तो बहती ही है यहीं से ऐसे करके, है ना, तो जो हमारी गंगा नदी है, ठीक है, ये तो होगी मुख्य नदी द्रोणी, ठीक है, और जल संभर क्या हो जाएगा, जो अलग अलग नदियाँ इसमें मिल रही हैं, ठीक है, जो अलग अलग नदियाँ क्या हैं इसमें मिल रही हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये सब क्या है, इनकी सहायक नदी है, जैसे यमुना नदी भी क्या है, किसकी, गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो इसकी नदी की जो ये थी सहायक नदियाँ थी, इसके ट्रिब्यूटरीज थी, ठीक है, तो किसी एक में भी कुछ परिवर्तन होता है। मान लीजिए कि उसके क्षेत्र में क्या किया हमने, उसके पानी को रोक दिया, ठीक है, या तो हमने क्या किया, मान लो पानी को रोक दिया, और या फिर हमने क्या किया, उस क्षेत्र में जो वहाँ पे पेड़ पौधे थे सबका क्या कर दिया, कटाव कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या कि जो ये एरिया से जो ये पानी आ रहा था, तो क्या होगा, वहाँ पे नदी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, क्योंकि वहाँ पेड़ है नहीं, पेड़ों का कटाव हो गया, तो क्या होगा, मिट्टी का बहाव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मिट्टी का बहाव होगा, और वो पानी क्या होगा, वो मिट्टी वाला पानी, खूब सारी मिट्टी लेकर के वो पानी कहाँ होगा, वो इस मुख्य नदी में मिलेगा, और फिर क्या होगा, इसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो? इसमें क्या होगा, मिट्टी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। या मान लीजिए हमने पानी को अगर रोक दिया तो क्या होगा, जो नदी का पानी इसमें मिल के आ रहा था, तो वो नदी का पानी क्या होगा, इसमें उसका पानी का वैल्यू कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर
अगर मान लीजिए मुख्य नदी में ही हम कुछ परिवर्तन करते हैं, या फिर जो इसकी हमारी जो ये जल संभर है, जल संभर क्षेत्र मतलब कि जो ये दूसरी छोटी छोटी नदियाँ हैं, अगर इनमें भी हम कुछ परिवर्तन करते हैं, चाहे वो नदी हो, नाले हो, या छोटी छोटी कोई भी चीज़ें हैं, अगर हम उसमें कुछ भी परिवर्तन करते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट एक दूसरे में देखने को मिलता है। ठीक है, ये समझाया गया आपको यहाँ पे। इसीलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम व वृहद नियोजन इकाइयों व क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। अब इसको जान लेते हैं, ये क्या होता है कि सूक्ष्म, जो हम नियोजन, जो प्लानिंग करते हैं ना, परियोजनाएं चलाते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, तो इसी आधार पर जिस हिसाब से ये बहते हैं, और ये क्या होता है कि एक दूसरे को प्रभाव डालते हैं, तो इसलिए इनमें क्या किया गया है, जो भी इससे प्लानिंग करने के लिए यूनिट्स बनाए गई हैं, तो इनको अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आप देखो, जैसे कि हम बात करते हैं सूक्ष्म नियोजन की, सूक्ष्म नियोजन की, ठीक है, मान लीजिए हम सूक्ष्म नियोजन की बात करते हैं, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, माइक्रो हो गए, माइक्रो नियोजन मतलब क्या होता है, प्लानिंग। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए क्या माइक्रो प्लानिंग यूनिट है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो प्लानिंग की जाएगी वो किसी बहुत छोटा जल संभर क्षेत्र होगा, कि मान लीजिए कोई एक छोटी सी नदी है, इस पर हमने कुछ क्या किया, इस पर कुछ हमने प्लानिंग कर दी, कोई योजना चला दी इसी के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये एक बिल्कुल छोटा, यानी कि छोटे स्तर पर की गई एक प्लानिंग है। ठीक है, अब जैसे कि आपका मान लीजिए कि आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, तो ये हो गया एक तरह से आप ये ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि मध्यम नियोजन का मतलब क्या हुआ, मध्यम नियोजन का मतलब ये होता है कि मीडियम प्लानिंग यूनिट। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें कई सारे छोटे जल संभर क्षेत्र होंगे, यानी कि छोटी छोटी नदियों के संयुक्त रूप। ठीक है, इनको मिला करके इसमें प्लानिंग करी जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उससे बड़ा क्या हो गया, उससे बड़ा कोई हो गया आपका एक ब्लॉक। ठीक है, या आप ले सकते हैं स्टेट ले लो आप इसको। ठीक है, आप इसको स्टेट ले लो। मान लीजिए कोई स्टेट, आप ये सकते हो, ये मान लीजिए स्टेट लेवल पे हो गया। ठीक है, उससे बड़ा क्या हो गया, उससे बड़ा हो गया वृहद। जब वृहद पे होगा तो मतलब क्या होगा, मैक्रो लेवल पे या लार्ज लेवल पे आपने क्या किया, कोई प्लानिंग करी, यानी कि बहुत पूरी बड़ी नदी द्रोणी आ गई, जैसे कि हमारी गंगा नदी, उस पर आपने कर दिया कोई प्लानिंग, है ना। तो जैसे कि आपका क्या हो गया, कंट्री, मतलब आपको एक तरह से समझा रही हूँ कि जैसे हमारा एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट से बड़ा क्या होता है आपका, आपका स्टेट होता है, स्टेट से बड़ा क्या होता है, आपकी कंट्री होती है ना। तो इसी तरह हिसाब से कि कोई छोटी सी एक नदी थी, फिर बहुत सारी नदियाँ जो थी छोटी छोटी, उनको मिला करके फिर एक बड़ी नदी के ऊपर जब प्लानिंग की गई, है ना, तो ये क्या हो गया, ये एक हो गया माइक्रो लेवल पे प्लानिंग की गई, मीडियम लेवल पे मीडियम प्लानिंग यूनिट की गई, मैक्रो या लार्ज प्लानिंग यूनिट की गई। तो मतलब आपको ये समझाया जा रहा है कि इसीलिए जो इस पे क्या होता है कि इसके साइज के अकॉर्डिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि जो जिस तरह से इनका बहाव होता है, तो इस हिसाब से जो भी हम एक प्लानिंग करते हैं तो इस अलग अलग लेवल पे की जाती है। ठीक है, फिर भारतीय अफवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि जो हमारे भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम है, तो इसको अलग अलग आधार पर क्या किया जा सकता है, उसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे 2 समूहों में बांटा जा सकता है। एक आता है हमारा अरब सागर का अफवाह तंत्र, दूसरा आता है कि बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम इस पे देख लेते हैं। ठीक है, नहीं तो रुकिए, मैंने यहाँ पे इसे समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसे समझते हैं। हमने क्या बोला कि 2 भागों में बांटा है, किस हिसाब से कि नदियाँ जो हैं, कुछ नदियाँ जो होती हैं वो हमारे इस अरेबियन सी में गिरती हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कुछ नदियाँ कहीं अरेबियन सी में गिरती हैं, तो कुछ कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो कहाँ पे वो अपने जल का विसर्जन करती हैं, इस आधार पर उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जिसे कि हम पूर्वमुखी नदियाँ भी कहते हैं, और एक होती हैं हमारे अरेबियन सी में, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, जिन्हें कि हम पश्चिम मुखी भी कहते हैं। क्यों पश्चिम मुखी, क्योंकि ये पश्चिम दिशा है और ये कैसी है, पूर्व दिशा। ठीक है, तो पूर्व की ओर गिरने वाली नदियों को पूर्वमुखी, और जो पश्चिम की ओर गिरने वाली होती है उन्हें हम बोलते हैं पश्चिम मुखी। ठीक है,
अब देखो, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ होती हैं जो हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो चलो अब हम उसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ से देखो, एक तो हमारी गंगा नदी आ गई। गंगा नदी जो होती है वो क्या करती है, यहाँ पे ऐसे बहते 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 फिर क्या करती है, यहाँ पे हमारी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, दूसरी नदी हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि दक्षिण भारत की बड़ी नदी कहते हैं गोदावरी नदी, ये भी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर हमारी ये कृष्णा नदी आती है, ये कृष्णा नदी यहाँ से बहते हुए आ रही है ना, पश्चिम से देख रहे हो आप, उद्गार हो रहा है, और कहाँ पे गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। फिर हम बात करते हैं कौन सी, हम बात करते हैं महानदी की, तो महानदी भी देखो यहाँ से निकल रही है, कहाँ गिर रही है, ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी गोमती नदी भी आती है, अलग अलग बहुत सी नदियाँ हैं। ठीक है, जो कि कहाँ गिरती हैं, हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं वो नदियाँ जो क्या गिरती हैं, जो कहाँ पे गिरती हैं, हमारी अरेबियन सी में गिरती है। चलो इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए पिंक कलर ले लेते हैं हम उसको। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारी नर्मदा नदी, ठीक है, ये कहाँ गिर रही है, ये हमारी गिरी है अरब सागर में। जो हमारी तापी नदी है ये भी कहाँ गिर रही है, अरब सागर में गिर रही है। फिर आती है हमारी माही नदी, ये रही हमारी माही नदी। ठीक है, तो ये माही नदी है, वो भी यहाँ पे गिरती है। ठीक है, फिर साबरमती, ये भी कहाँ गिर रही है, यहाँ पे अरेबियन सी में गिर रही है। तो ऐसी ही अलग अलग बहुत सी नदियाँ होती हैं जो अलग अलग क्षेत्र में गिर रही है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं, एक मिनट, आगे बढ़ते हैं कि हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं और हमारी इसमें अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर आगे बात करते हैं, ये अफवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए गए। विलग किए गए मतलब क्या है, अलग किए गए हैं। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, ये देखो, ये पूरा आपको दिखा रखा है, ये पूरा आपको दिखा रखा है ऐसे करके जल विभाजक के रूप में, है ना। तो ये क्या है, मतलब इस हिसाब से बांटा गया है इसको, ये जल विभाजक का काम करे। जैसे सह्याद्री मतलब क्या होता है कि जो पश्चिमी तट पर जो हमारी जो पर्वतमाला है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। वेस्टर्न घाट जो होता है इसी को कहते हैं सह्याद्री, है ना। तो ये क्या है, कुछ नदियाँ यहाँ गिर रही हैं और कुछ नदियाँ क्या कर रही हैं, यहाँ पर गिर रही हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जल विभाजक का कार्य करता है, इन्हीं जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, यही जो रेखा अभी आपने ऊपर देखी, तो ये क्या करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। किसके किसके बीच में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बीच में और अरब सागर की गिरने वाली नदियों के बीच में। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जो अरब सागर में गिरती हैं उसके और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं, तो उनके बीच में ये क्या करता है, ये जो हमने बात करी दिल्ली, कटक, अरावली व सह्याद्री जो है, ये क्या करते हैं, इन दोनों नदियों को अलग करने का जल विभाजक का कार्य करते हैं। ठीक है, एक तरह से एक रेखा के थ्रू आपको दिखाया गया है, समझाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, कुल अपवाह क्षेत्र का 77% भाग जो है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। देखो यहाँ पे आपको दे भी रखा है कि लगभग जितना भी हमारा अपवाह क्षेत्र है उसका 77% पार्ट जो है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ हैं, जो कि जिसमें लगभग कितना 77% भाग आता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, अपना जल विसर्जित करती हैं। बाकी की जो 23% जो क्षेत्र है, जिसमें हमारी सिंधु नदी है, नर्मदा नदी है, तापी, माहिवा, पेरियार नदियाँ हैं, ये अपना जल कहाँ गिराती हैं, अरब सागर में गिराती। तो मतलब आपको बताया गया है कि 77% भाग पे जो अपवाह क्षेत्र है वो किसका है, गंगा का, ब्रह्मपुत्र नदी का, महानदी का, कृष्णा का। ठीक है, ऐसी और भी नदियाँ हैं जिनका है 77% भाग पार्ट पे ये अपवाह क्षेत्र इनका है। ठीक है, और इसी प्रकार से 23% क्षेत्र किसका है, सिंधु नदी का, नर्मदा का, तापी का, माहिवा, पेरियार नदियाँ हैं, जो कि अपना जल कहाँ गिराती हैं, अरब सागर में गिराती हैं। इसके बाद आगे बात हो रही है कि जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर
भारतीय अफवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर कितना बड़ा उनका आकार है, कितने बड़े क्षेत्रफल में होकर वो बहती हैं, इस आधार पे इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो प्रमुख नदी द्रोणी जो है उनका अफवाह क्षेत्र कितना आता है, लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर से जिनका अधिक है उसको बोलते हैं प्रमुख नदी द्रोणी। इसमें 14 नदी द्रोणियाँ शामिल, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक। तो ये क्या है, ये इनको मुख्य नदी द्रोणी कहते हैं क्योंकि इनका अफवाह क्षेत्र जो होता है वो 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। ठीक है, साथ ही मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप लोग एटलस खोल के बैठे हैं तो उस पर देखती भी जाइए कि ये नदियाँ किस दिशा में कैसे बह रही हैं, है ना। मतलब अब आपको ये दिखेगा तो है नहीं फ्लो होते हुए, कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि कहाँ कहाँ पे इनकी लोकेशन है, वो भी देखते रहो साथ साथ। ठीक है, फिर आता है मध्यम नदी द्रोणी, किसको कहेंगे कि जिनका अफवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के मतलब मध्य में है। ठीक है, इसमें 44 यानी कि 44 नदी द्रोणियाँ हैं, जैसे कि कालिंदी, पेरियार, मेघना नदी। ठीक है, और लघु नदी द्रोणी में किसका आएगा, जिसका अफवाह क्षेत्र 2,000 किलोमीटर से भी कम है, 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियाँ शामिल हैं। ठीक है, तो यानी कि इनके अफवाह क्षेत्र के आधार पर भी आप देख सकते हैं इनको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। एक आती है प्रमुख नदी द्रोणी जिसका 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, और फिर आती है हमारी मध्यम नदी द्रोणी जिनका इनके बीच में है अफवाह क्षेत्र, और लघु नदी द्रोणी में आती हैं जिसका भी 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है। ठीक है, तो इस आधार पर भी इनको विभाजित किया गया है। यदि आप 3.1 देखें तो आप पाएंगे कि अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती हैं। ठीक है, उत्तर भारत की इन नदियों की पहचान कीजिए। तो देखो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, चलो हम इसी से देख लेते हैं, इसी मैप से हम देख लेते हैं। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, तब देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं जो हमारे हिमालय से निकल रही हैं और किस जहाँ पे वो गिर रही हैं उसको भी दिखा देंगे भी हम आपको इस मैप के थ्रू। ठीक है, चलिए पहले हम बात करते हैं हिमालय से नदी निकलने वाली वो नदियाँ जो अपना जल कहाँ गिराती हैं, अरेबियन सी में गिराती हैं। तो कौन कौन सी हो गई, एक तो हमारी आ गई सिंधु नदी, ये हिमालय से ही निकल रही है और कहाँ गिर रही है, ये हमारी इसमें निकल रही है। और बाकी इसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे कि झेलम है, रावी है, चिनाब है, सतलज है, ये क्या इसकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो ये जो नदियां हिमालय से निकल रही है कहाँ गिर रही है, अरेबियन सी में गिर रही है। फिर हम बात करेंगे और नदियों की जो कहाँ गिर रही हैं, बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। तो कौन कौन सी हमने बात करी, गंगा नदी, गंगा नदी जो है ये कहाँ गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। फिर हम यमुना नदी की भी बात करेंगे, हालांकि ये सहायक है लेकिन कौन कौन सी नदियाँ हैं जिनका उद्गार कहाँ से हो रहा है, हिमालय से हो रहा है। अब देखो जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद जो कि हमारे उत्तराखंड में है तो वहाँ से निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, जो यमुनोत्री हिमनद है यानी कि ग्लेशियर है, हिमनद मतलब होता है ग्लेशियर, वो भी कहाँ है, उत्तराखंड में, वहाँ से निकलती है। फिर हमारी जो आती है घाघर नदी, ये निकलती है हमारे तिब्बत के हिमालय से। ठीक है, फिर हमारी गंडक नदी निकलती है, गंडक नदी निकलती है हमारे नेपाल से, नेपाल के हिमालय से निकलती है। ठीक है, और कोसी नदी भी जो है वो भी कहाँ से निकलती है, यहीं से, नेपाल हिमालय से निकलती है। फिर जो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे ना तो ये क्या करती है, ये यहाँ पे देखो इसका यहाँ पे निकलती है, यहाँ से यारलंग्स सांगपो नाम से इसको जानते हैं हम। और फिर क्या होता है, ये हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है ये वहाँ से होकर के करके ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, यहाँ पे जब आती है और फिर उसके बाद ये कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या बात करी कि वो नदियाँ जिनका उद्गार कहाँ से है, नदियों का उद्गम स्रोत कहाँ से है, हिमालय पर्वत से है और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में विसर्जित करती हैं। और उत्तर भारत की हमने वो नदियों की पहचान कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आया है कि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थल तो क्या है, उद्गम स्थल है उनका पश्चिमी घाट। निकल तो पश्चिमी घाट से रही है, उद्गम तो कहाँ से हो रहा है, पश्चिमी घाट से, लेकिन गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। फिर दक्षिण भारत की नदियों की भी पहचान कीजिए, अभी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, फिर भी हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था गोदावरी नदी है ना, ये गोदावरी नदी हो गई हमारी, जो हमारी कृष्णा नदी है, ये देखो ये हमारी कृष्णा नदी है ना, ये कृष्णा नदी हो गई। जैसे कि हमारी ये कावेरी नदी हो गई। ठीक है, ऐसी ही हमारी ये महानदी हो गई।
ठीक है। तो ये कैसी नदियाँ, ये इनका उद्गम तो कहाँ से हो रहा है, पश्चिम से हो रहा है, लेकिन गिर कहाँ रही है, ये इधर की तरफ, ठीक है। और सिर्फ नर्मदा और जो तापी है इसको छोड़ करके अगर हम कहें तो बाकी नदियाँ कहाँ ज़्यादा गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में ही गिरती हैं, ठीक है। जो नर्मदा है और जो तापी है ये हमारी कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। फिर है नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियाँ, इसका अपवाद है ये, और अनेक छोटी नदियाँ अपना जल कहाँ गिराती हैं, अरब सागर में विसर्जित करती हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक बहने वाली नदियों के नाम बताइए। अब देखते हैं, चलिए इस मैप में है कि नहीं है, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे, वो नदियाँ, ठीक है, जो कोंकण से मालाबार तट तक बहती हैं, मतलब वहाँ से उतने एरिया से होकर मतलब गुजरती हैं। देखो कोंकण क्या होता है ना, कोंकण तट मुंबई, जैसे जो हमारा ये मुंबई गोवा वाला जो क्षेत्र होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोंकण। और जो केरल का ये पश्चिमी वाला पार्ट होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मालाबार, ठीक है। ये याद रखना, ये मुंबई से जो गोवा तक का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कोंकण, ठीक है। और जो हमारा केरल का पश्चिमी तट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मालाबार तट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पे आपको बोला गया है उन नदियों के नाम बताने हैं जो कोंकण से मालाबार तट वाले क्षेत्र में बहती हैं। तो कौन कौन सी नदी है, तो एक तो हमारी आ गई तापी नदी, ठीक है, एक हो गई तापी नदी, एक होती है मांडवी नदी। अच्छा दिख रही है कहीं पे आपको मांडवी नदी, मांडवी नदी देखो, चलो आप लोग भी देखना, ठीक है। फिर जुआरी, मतलब यहाँ पे शायद सारी नदी नहीं दिखाई गई हैं, ठीक है, सारी नदी तो नहीं दिखाई गई हैं आपको, ठीक है। एक पेरियार भी होती है, पेरियार यहाँ पे देखो दिखाया नहीं, क्या मैं रुकिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ उसकी इमेज। मुझे ना वो मैप नहीं मिल पा रहा है दोस्तों कि जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ पूरा मैप, मुझे कोई ऐसा मैप ही नहीं मिल रहा है जिसमें वो सारी नदियाँ दिखाई गई हों। लेकिन आप लोग, अगर आप लोगों के पास एटलस है तो उसमें ना आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको दिखाई गई, क्योंकि मैं आपको नाम दे देती हूँ नदियों के, और आप लोग क्या करेंगे उसको सर्च करिएगा, ठीक है। तो पहले तो देखो, एक आपने तापी नदी तो आपने देख ली यहाँ पे, ठीक है। एक आपको दिखेगी मांडवी नदी, ठीक है, मांडवी नदी। एक आएगी जुआरी नदी, ठीक है। फिर आती है एक शरावती नदी, काली नदी, बेदती नदी, पेरियार, काविनी, वालियार, पंबी, ऐसे आपको कुछ नदियों के नाम दिखेंगे। तो ये आप लोग क्या करना, अभी आप लोग के पास अगर एटलस है तो उसमें आप लोग एक बार सर्च करिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भी भारतीय अफवाह तंत्र को हिमालय अफवाह तंत्र व प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। यानी कि उद्गम के प्रकार कहाँ से निकलती है, इसके बेसिस पे उसकी प्रकृति कैसी, उसकी विशेषताओं के आधार पर भी हमने क्या किया है, भारतीय अफवाह तंत्र को 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय अफवाह तंत्र, और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भाग में बहती हैं, पेनिनसुलर इंडिया में बहती हैं, तो उनको हमने प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में विभाजित किया है। और जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उसके आसपास बहती है तो उसको हमने हिमालय अफवाह तंत्र में विभाजित किया है। यद्यपि इस विभाजन योजना में, अब आगे आपसे क्या बताया जा रहा है कि इस विभाजन योजना में चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति व आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से भी पुरानी है। फिर भी यह अफवाह तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। इस पुस्तक में इसी का अनुसरण किया गया है। तो चलिए देखिए, अभी हमने कितना पढ़ा, अभी हमने बस इतना ही पढ़ा है, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है, थोड़ा ही पढ़ा है। लेकिन क्या करते हैं ना, हम इसको शॉर्ट थोड़ा पढ़ते हैं, नहीं तो अगर वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना तो आप लोग थोड़े से बोर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि साथ में एटलस लेके बैठो और देखो, एक एक नदी को देखते जाओ और इसी चीज़ को दोबारा से रिवाइज करना, ठीक है। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। उसके आगे हमें पढ़ना है भारत के अफवाह तंत्र के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।